हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 4.4 डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा जो सेकंड सेम का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो भी बाइंड अप हो जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनलिज्म, काजेस, इम्पैक्ट एंड द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज लाइक डीएमके, एसएडी एंड टीएमसी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी बाकी सब यूनिट हैं, जैसे मैं बात करूँ 4.1, 4.2, 4.3 और उसके अलावा जितने भी और सब यूनिट हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट हो गया, उसके सब यूनिट, सेकंड यूनिट, वो सारे इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोडेड है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आज के इस टॉपिक की बात करूँ तो मैंने इस बुक के ऊपर जो लिखा गया है, जो कंटेंट लिखा गया है, उसको मैंने रीड किया तो मुझे एक स्ट्रक्चर वे के अंदर वो नहीं दिखा। तो मैंने क्या किया है कि एक इसी कंटेंट को उठा के एक अलग ही डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर वे के अंदर एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप सीधा एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं सेकंड पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर हमें ये क्वेश्चन जो है वो एज इट मिल जाएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर वे के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैंने यही ओपन कर दी। फिर से इसको ओपन करते हैं, तो ये आ गई हमारी सेकंड पीडीएफ। सॉरी, ये भी नहीं आई। हाँ ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनलिज्म, काजेज, इम्पैक्ट एंड द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, डीएमके, एसएडी एंड टीएमसी। तो अगर मैं रीजनलिज्म की बात करूँ तो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनलिज्म होता क्या है। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर रीजन को ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हो, आप एज़ कंपेयर टू नेशन। ठीक है, कि मैं बात करूं कि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जम्मू को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूं, जम्मू से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा हूं, जम्मू के जो कल्चर है, जम्मू के जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा अपना जो मेरी एक फीलिंग है, वननेस की फीलिंग है, एक एक समान फीलिंग है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पूरे देश की ओर। तो वो एक रीजनलिज्म हो गया। ठीक है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। उससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको रीजनलिज्म की एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, जिसके अंदर आप ये लिखोगे कि जैसे अलग अलग फोर्सेस होती हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे मैं बात करूँ, कम्युनलिज्म होता है, लिंग्विज्म होता है, कास्टिज्म होता है, वैसे ही रिलीजन का रोल होता है, और वैसे ही हमें रीजनल लिज़्म भी एक फोर्सेस की तरह देखने को मिलती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। फोर्सेस का मतलब ये है कि एक अलग ही एलिमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो अगर मैं बात करूँ, रीजनलिज्म का जो एलिमेंट है वो हमें इंडिपेंडेंस से पहले भी देखने को मिला है। अगर 1947 की बात करूँ, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, उस समय भी इस तरह की जो सिचुएशन थी या इस तरह की जो टेंडेंसीज़ थी, वो इमर्ज होती हुई देखने को मिली है हमें पूरे भारत देश के अंदर। जैसे इट इट बिकम अ मोर सीरियस चैलेंज इन 1950s। अगर मैं 1950s के दशक की बात करूँ, तो उस समय एक सीरियस चैलेंज बन जाता है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कि रीजनलिज्म की जो टेंडेंसीज़ थी या रीजनलिज्म की जो भावना थी, वो अलग-अलग देश के पार्ट से जो है वो उभरती हुई हमें देखने को मिली। जैसे आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, हुई होंगी, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, जहाँ मैं स्पेशली साउथ इंडिया की बात करूँ, जहाँ मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बात करूँ, तो वो एक अलग ही अपनी सेपरेशन चाहते थे, अलग अलग ही एक रीजनलिज्म की भावना उनके अंदर आ गई थी, और वो चाहते थे कि हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाए, या तो हमें एक सब नेशन बना दिया जाए, मतलब एक अलग ही देश बना दिया जाए, या तो हमें ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाए। तो इस तरह की एग्जांपल या इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, रीजनलिज्म की वजह से। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के अंदर हमें इंडिपेंडेंस से पहले भी इस तरह की टेंडेंसीज़ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका चैलेंज, जो इसकी जो सीरियसनेस थी, वो हमें तब देखने को मिली जब 1950s का दौर आया। तो इस पोटेंशियल से, मतलब इस सिचुएशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो अवेयर थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, और यूनिटी टिल्ड टू कीप रीजनलिज्म इन चेक। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है और यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं फेडरल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में एक इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया होता है कि जो जो पावर स्टेट की है,
और जो पावर सेंटर की है उसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से लिखा गया होता है। तो वो एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पावर जो है वो इक्वली डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। अगर मैं यूनिटरी की बात करूँ तो यूनिटरी के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हमें थोड़ा-सा टिल्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही देखने को दी गई होती हैं, लेकिन कुछ पावर्स कुछ ऐसे स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना ज्यूरिडिक्शन दिखा सकती है या लेजिस्लेट कर सकती है। द मिक्स्ड सिस्टम वाज मेड टू ब्रिंग अ रीजनल एस्पिरेशन इनटू द नेशनल पोल। तो जो मिक्स सिस्टम हमने अडॉप्ट किया रीजनलिज्म के अंदर, जो रीजनलिज्म के अंदर नहीं किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया, जिसके अंदर हमने थोड़ा क्वाजी फेडरल, जिसके जो केसी बिहारी ने डिफाइन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको हमने अडॉप्ट किया। तो उसका मतलब यही था कि हम क्या करेंगे कि रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस मतलब अलग-अलग रीजन के जितने भी लोग हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी कंसर्न्स हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे, कंसीडर करेंगे और हम नेशनल यूनिटी की ओर बढ़ते जाएँगे। लेकिन ये सक्सीड नहीं होता है। बहुत सारी हमें डिमांड्स देखने को मिलती हैं हर एक स्टेट से, हर एक स्टेट से तो नहीं मिलती, लेकिन पर्टिकुलरली मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ या साउथ इंडिया के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करूँ, वहाँ पे हमें ये बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी regional interest often take precedence over the national unity, highlight the growing strength of regionalism and limit the Indian federal framework। तो हमें इस तरह की मूवमेंट्स देखने को मिली, जिससे हमें क्या क्या देखने को मिला कि जो नेशनल यूनिटी थी उसको क्या किया गया, एक सेकेंडरी एलिमेंट रखा गया लोगों ने, और प्राइमरी जो एलिमेंट रखा गया वो अपने रीजन को ज़्यादा अहमियत दी। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिया का फेडरल फ्रेमवर्क था उसके ऊपर एक एक दाग या एक लिमिटेशन पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस इशू, टू इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लोर द काजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द रोल प्लेड बाय द रीजनल पार्टीज डीएमके, एसएडी और टीएमसी। अगर हमें रीजनलिज्म जैसी सिचुएशन को इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर समझना है, तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके एक रोल को समझना पड़ेगा कि वो उनका क्या रोल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ उनका किस तरह से जो लिंक था रीजनलिज्म की ओर, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बात करूँ आज के इस लेक्चर के अंदर हम डीएमके, एसएडी और टीएमसी, इन 3 पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएमके की अगर मैं बात करूँ तो ये एक तमिलनाडु की पार्टी है जिसका नाम है द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, ठीक है? उसके बाद जो एसएडी है ये पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रीजनल बेसिस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और इसका नाम क्या है? शिरोमणि अकाली दल, और टीएमसी आ गई अपनी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? अब यहाँ पे जो सब्जेक्टिव टर्म है रीजनलिज्म, उसको डिफाइन किया गया है कि रीजनलिज्म होता क्या है। तो ये रीजनलिज्म होता है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, आपका एक प्यार होता है अपने खुद के रीजन के प्रति, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था कि मेरा जो ज़्यादा अटैचमेंट या मेरा ज़्यादा अफेक्शन जो है वो जम्मू रीजन की ओर है, तो एक रीजनलिज्म की भावना मेरे अंदर आ गई है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसको पॉजिटिव सेंस के अंदर देखें तो ये एक नेचुरल और हेल्थी लव ऑफ वन ओन कल्चर है, ठीक है। अच्छी बात है कि अगर आप अपने ओन कल्चर को, अपने खुद की लैंग्वेज को, अपने खुद के ट्रेडिशन को प्यार कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैं पंजाबीज़ की बात करूँ तो वो पंजाब के लोग जितने भी हैं वो पंजाबी कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और वो अपने पंजाब से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। तो ये उनकी एक नॉर्मल पार्ट है आइडेंटिटी का, जो कि उनको बाकी के लोगों से अलग बनाती है। पॉजिटिव रीजनलिज्म के अंदर ये भी आता है कि जहाँ पे डिमांड्स रखी जाती हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर्स को क्या करो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने लोकल गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चला पाएँ। तो इसकी डिमांड भी हमें पॉजिटिव रीजनलिज्म के अंदर देखने को मिलती हैं, और इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी ग्रो होती है, ठीक है? ये एक पॉजिटिव सेंस आ गया। अगर हम नेगेटिव सेंस में देखें रीजनलिज्म को, तो रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप अपने रीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, नेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो नेशन के लिए एक एक मैं कह सकता हूँ कि एक डिविज़िव फैक्टर, जहाँ एक क्या हो सकता है कि नेशन के लिए एक खिलाफ चीज़ जो आ सकती है, वो लोगों के बीच में आ सकती है इसकी वजह से। ये प्रमोट करता है नैरो माइंडसेट को। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लोग अपने रीजन को एज़ ए सेपरेट देखना शुरू कर देते हैं, और अपने रीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, कंट्री को नहीं देते हैं। कंट्री को सेकेंडरी कंडीशन पे रख लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी उनके लिए चीज़ बन जाती है वो उनका खुद का
रीजन बन जाता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है और इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर डिवीजन शुरू हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जो नेशनल यूनिटी है वो वीक हो जाती है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे सक्सेशनिज्म या सेक्शनलिज्म या पैरोकियलिज्म, सब नेशनलिज्म और सीरियसली हार्म द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें नेशनल बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर एक सीरियस कंडीशन देखने को मिलती है, सीरियसली हार्मफुल कंडीशंस इमर्ज होती हुई देखने को मिलती हैं। अगर मैं सब नेशनलिज्म की बात करूँ तो मतलब एक अलग ही देश मिल जाना चाहिए। पैरोकियलिज्म की बात करूँ तो पैरोकियलिज्म का मतलब शायद मतलब आप का एक नैरो माइंडसेट है और आप सिर्फ अपने रीजन को ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, आप अपनी कंट्री को अहमियत नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं अगर हम नेगेटिव सेंस में रीजनलिज्म को देखें। तो इंडिया के अंदर बहुत तरह के रीजनलिज्म की डिमांड्स या रीजनलिज्म की एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती है। अगर मैं पहली फॉर्म की बात करूँ तो वो होता है कि डिमांड फॉर अ सक्सेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन। अगर कोई स्टेट जो है एक वो चाहती है कि मुझे इंडियन यूनियन से सेपरेट कर दिया जाए, इंडियन यूनियन से जो वैसे मैं भारत की बात करूँ तो भारत की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रही हैं कि हमें अलग कंट्री बना दिया जाए, तो वो एक रीजनलिज्म की एग्जांपल है, ये वो एक रीजनलिज्म की फॉर्म है। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड, तो हमें क्या किया जाए, एक सेपरेट स्टेटहुड दिया जाए। जैसे मैं बात करूँ तेलंगाना एक एग्जांपल है इसकी, जो कि आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट होके बनी है। एंड डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, जैसे कुछ यूटीज ऐसी होती हैं वो चाहती हैं कि हमें फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो इसकी एक हमारी जो रिसेंट की एग्जांपल है वो हमारी जम्मू जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है, हम भी लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक स्टेटहुड दे दिया जाए ताकि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को खुद रन कर सकें। डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, हमें क्या किया जाए कि एक ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी दी जाए। अब मैं आपको ऑटोनॉमी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑटोनॉमी होता क्या है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहती है, लेकिन अपने जो लोकल अफेयर्स हैं, अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर सेंटर का कंट्रोल जो है वो कम चाहती है, तो वो एक ऑटोनॉमी जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं वो चाहती हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, स्टेट हमारे रिलेशंस के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या करे, इंटरफेयर ना करे। तो इस तरह की भी चीज़ें जो है वो एक रीजनलिज्म की फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसे आप पढ़ सकते हो, डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी विद इन स्टेट, इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो गया, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, वो भी एक एग्जाम्पल है इसकी। सन ऑफ द सॉइल थ्योरी आ जाती है यहाँ पे कि लोग जो हैं वो यही कहने शुरू कर देते हैं कि हम इस ज़मीन के जो क्या हैं बेटे हैं। जैसे मैं बात करूँ तो एक व्यक्ति जो है वो पंजाब से बिलोंग करता है, तो वो पंजाब को अपनी मातृभूमि मानना शुरू कर देता है और वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक ऐसा इशू देखने को मिलता है कि बाहर के लोगों को वहाँ पे नहीं आने देते। वो कहते हैं कि हमारी मिट्टी है, हम ही लोग इसके रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, बाहर के लोगों को यहाँ पे नहीं आने देंगे, बाहर के लोगों को ना ही यहाँ पे कोई काम करने देंगे, ना ही उनको कोई जॉब देंगे और ना ही उनको हमारी मिट्टी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने देंगे। तो ये भी हमें एक रीजनलिज्म की भावना से उतरती हुई एक फॉर्म देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि मिलिटेंट रीजनलिज्म होता है, लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म होता है। इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 5 से 6 आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि काज़ेज़ क्या है, यहाँ से हमारा जो सेकंड डायमेंशन है क्वेश्चन का वो स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक का जो सेकंड डायमेंशन, जैसे काजेज़ ऑफ ग्रोइंग नेशनलिज्म, क्या-क्या ऐसे काजेज़ हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि रीजनलिज्म जो है वो ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर। पहली अगर मैं बात करूँ तो वो हमें देखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, जहाँ हिली एरियाज़ की बात करूँ, वो हमेशा से क्या रहे हैं, डिसकनेक्टेड रहे हैं। जो नेशनल मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है या नेशनल मेनस्ट्रीम जो कनेक्टिविटी है, उससे वो हमेशा क्या रहे हैं, डिसकनेक्ट रहे हैं। किस वजह से रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पोर कनेक्टिविटी थी, कोई रोड नहीं था, कोई एयरवेज़ नहीं थे, हिस्टोरिकल नेगलेक्ट होता आया उन लोगों का। उस वजह से भी हमें रीजनलिज़्म की भावनाएँ जो है वो लोगों के बीच में बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। दिस आइसोलेशनिज़्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग द पीपल, तो लोग जो हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लोग बाकी के लोगों से एक एलिनेशन की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है कि हम अलग हैं, हमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है और ना ही हमें फ्यूचर में कंसिडर किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक अपनी ही डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमें सेपरेट कर दिया जाए। हम अगर आप हमें हैंडल नहीं कर पा रहे हो, हमें हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बचा नहीं पा रहे हो, तो हमें क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। तो ये एक रीज़न माना जाता है या एक काज़ माना जाता है कि जो रीजनलिज़्म की जो सिचुएशन जो है वो इमर्ज होती हुई देखने को मिली है उसकी वजह
के ऊपर, ठीक है। इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी आ जाती है। यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं लोगों के बीच में कि जो माइग्रेंट्स थे वो उनको वहाँ पे नहीं आने देते हैं। उनको वो जो लोग हैं पर्टिकुलर रीजन के वो नहीं चाहते हैं कि वो बाहर के लोग यहाँ पे आएँ और उनकी जॉब्स जो उनकी नौकरियाँ हैं, जो उनके जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको छीनें। एंड इसकी वजह से क्या होता है उनको वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि एक हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सन ऑफ द सॉइल थ्योरी यहाँ पे ये क्या होती है एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि द ग्रोइंग फीलिंग दैट माइग्रेंट्स आर टेकिंग अवे लोकल जॉब्स एंड रिसोर्सेज लेड टू द रिसेंटमेंट। तो मतलब क्या हो रहा है कि माइग्रेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ की जॉब्स को ले रहे हैं और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों के बीच में रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी आ जाती है। एंड दिस फ्यूल द नेटिविस्ट आइडियाज़ लाइक सन ऑफ द सॉइल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के बीच में सन ऑफ द सॉइल थ्योरी की जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलती है। वेयर लोकल क्लेम एक्सक्लूसिव राइट ओवर द अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर रीजन। तो जो जो लोकल के लोग हैं वो अपने एक्सक्लूसिव राइट्स क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारा ये रीजन है, हम ही इन इन रीजन के ऊपर जो है वो रहेंगे, इन्हीं रीजन के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करेंगे और हम जो लोकल जॉब्स है वही करेंगे। लोगों को, बाहर के लोगों को हम वहाँ से नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इस तरह की भी हमें रीजनलिज्म की सिचुएशन देखने को मिलती हैं। उसके बाद अनइवन डेवलपमेंट एंड द इंटरकोलोनियलिज्म। तो क्या होता है कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रिच नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो पोर रहते हैं, मतलब उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है क्योंकि उनका सदियों से जो है वो एक्सप्लोरेशन होता आया है, नेगलेक्ट किया जाता है उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से। एंड द बेनिफिट्स एंड द डेवलपमेंट आर कंसंट्रेटेड इन सेलेक्टेड एरियाज। तो कुछ ऐसे एरियाज के ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज। जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिलती है। उसके बाद टॉप डाउन डेवलपमेंट अप्रोच, जो टॉप डाउन डेवलपमेंट अप्रोच लाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी वजह से भी हमें रीजनलिज्म जैसी सिचुएशन जो है वो इमर्ज होती हुई देखने को मिली। जैसे पॉलिसीज मेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटी लेड टू द डोमिनेंस ऑफ वन रीजन टू अनदर। तो आप क्या कर रहे हो कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, जहाँ मैं साउथ के लोगों की बात करूँ तो उनको आप अंडरस्टैंड किए बिना ही उनके ऊपर सेंटर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के आप पॉलिसीज़ को बना रहे हो और आप डोमिनेट कर रहे हो अपने रीजन का उनके ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक रिसेंटमेंट की फीलिंग्स उनके अंदर भर देता है। डेवलपमेंट ऑफ वन एरिया एट द कॉस्ट ऑफ अनदर फ्यूल डिसकंटेंट एंड डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जो हैं वो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। आइडियोलॉजिकल इम्पोजिशन भी एक काज माना जाता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन एंड एथनिक आइडेंटिटी, ये भी एक काज माना जाता है। तो ये एक हमारे काजेज़ हैं कि जो रीजनलिज्म की भावनाएँ, जो रीजनलिज्म की टेंडेंसीज़ जो हैं वो ग्रो होती हैं इंडिया के अंदर, इन सब काजेज़ की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करूँ, अब यहाँ से हमारा जो सेकंड डायमेंशन है इस टॉपिक का वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम इम्पैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रीजनलिज्म का इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो हम इसको 2 पार्ट के अंदर डिफाइन करेंगे या 2 पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और उसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को स्टडी करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो रीजनलिज्म की वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ होती है। कैसे स्ट्रेंथ होती है आइए समझते हैं। द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज गिव वॉइस टू द लोकल एस्पिरेशन एंड द स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी बाय मेकिंग द पॉलिटिकल सिस्टम मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव। क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो क्या होता है कि पर्टिकुलर रीजन के लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलर रीजन के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी डिमांड्स, उनके कंसर्न्स, उनकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करती है और स्ट्रेंथ करती है ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो डेमोक्रेसी है उसको, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है और इंक्लूसिव हो जाता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। चेक पॉलिटिकल मोनोपोली। तो मोनोपोली के ऊपर भी एक चेक हमें देखने को मिलता है रीजनलिज्म की वजह से। क्यों? कि जो रीजनल पार्टीज़ थी वो डोमिनेंस को प्रिवेंट करती हैं एक सिंगल नेशनल पार्टी का, इंश्योरिंग द पॉलिटिकल बैलेंस एंड इनकरेज हेल्थी कंपटीशन इन द मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने क्या किया, अडॉप्ट किया है कि मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो एक बैलेंस का काम करती हैं। वो इस चीज़ को प्रिवेंट करती हैं कि कोई एक सिंगल नेशनल पार्टी जो है वहाँ पे डोमिनेंस ना जताए,
बल्कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ही उन लोगों के डिमांड्स को एड्रेस करें, ठीक है? तो ये भी हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है रीजनलिज्म का। लोकल रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही होगा कि जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोकल लोगों के द्वारा बनाई गई है, एक पर्टिकुलर रीजन में बनाई गई है, तो उस समय क्या होगा कि उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उन लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई वहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक लोकल लीडर A party is often more trusted by the people. It is better equipped to understand the address and regional concerns and sentiments. तो मतलब जो लोग हैं वो एक लोकल लीडर को या एक लोकल पार्टी को ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेशनल लीडर। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो लीडर है वो वहीं के लोगों से बिलॉन्ग करता है और उनकी जो सिचुएशंस है, उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है? तो ये भी हमें एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। फोकस ऑन रीजनल इश्यूज़, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि रीजनल इश्यू के ऊपर जो है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स करती हैं। मतलब कि रीजनल इश्यूज़ जो होते हैं उनको नेशनल लेवल के ऊपर लाती हैं। जैसे मैं बात करूँ बैकवर्डनेस होगी किसी एक रीजन की, या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात करूँ, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो ये सारे उस रीजन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल लेवल के ऊपर लाती है और उसके ऊपर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग होती है और पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि पर्टिकुलर पॉलिसी उन उस पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाई जाती हैं। बेटर प्लानिंग एंड गवर्नेंस के अंदर इसका ज़्यादा हमें रोल देखने को मिलता है। ए रीजनल पर्सपेक्टिव अलो फॉर अ टेलर प्लानिंग, बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सब पॉसिबल किस वजह से हुआ है? रीजनलिज्म की वजह से हुआ है। एंड कल्चरल प्राइड एंड आइडेंटिटी, तो पॉजिटिव रीजनलिज्म फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद वन लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर, प्रमोटिंग प्राइड इन रीजनल आइडेंटिटी व्हाइल स्टेइंग लॉयल टू द नेशन। तो ये भी हमें एक पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फ़ील कर रहे हैं, अपने कल्चर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फ़ील कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्राइड की एक मतलब एक प्राइड को प्रमोट कर रहे हैं, एक प्राइड जैसी भावनाएँ उनके अंदर आ जाती हैं, ताकि क्या होता है कि हम अपनी रीजनल आइडेंटिटी को प्रमोट करने के साथ-साथ अपने देश के लिए भी लॉयल रहें। उसके बाद रिवाइवल ऑफ लोकल आर्ट एंड कल्चर, ये भी एक हमें पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है रीजनलिज्म का इम्पैक्ट। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करूँ, जो रीजनलिज्म के हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, तो ये क्या होता है कि वॉयलेंट एजिटेशंस होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाती है। एजिटेशन का आप इसको समझ सकते हो कि प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है? तो एजिटेशन का मतलब क्या है कि जब मास मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, जो लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर जाते हैं, तो वो उस तरह की सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती हैं रीजनलिज्म की वजह से। Regional movement can turn violent, disrupt peace and causing damage to the life, property and economic activity in both the region and the country। तो रीजनल मूवमेंट्स क्या होती हैं कि कभी-कभी वायलेंट अपना रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइफ है, जो प्रॉपर्टी है, जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की, उसको डैमेज हमें पहुंचाती हुई देखने को मिलती हैं ये रीजनल मूवमेंट्स। अगर मैं रीजन की बात करूं या कंट्री के लेवल की बात करूं, ठीक है? तो उसको हमें एक नेगेटिव तरीके से इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हमें फेस होता है अगर मैं रीजनल मूवमेंट्स की बात करूं। रीजनलिज्म कैन बी यूज्ड एज ए कवर ऑफ मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, posing serious internal security challenge, example including the include insurgency in the northeast and the most affected areas। तो क्या होता है कि रीजनलिज्म की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हमें देखने को मिलता है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो नक्सलिज्म आपने सुना होगा, तो जो नक्सलवादी के लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक मिलिटेंसी ही उनको डिक्लेयर कर दिया गया है और वो क्या करते हैं कि अपना जो उन्होंने डिमांड्स रखने का जो उन्होंने मीन्स चुना है, जो उन्होंने रास्ता चुना है, वो उन्होंने गलत चुना है, एक वायलेंट रास्ता चुना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुँचता है। और इसके अंदर एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलती है कि जैसे बहुत सारी इंसर्जेंसीज़ हुई, लोगों ने विद्रोह किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जहाँ जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ थे, उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया के खिलाफ विद्रोह किया और जिसकी वजह से हमें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो फेस करने को मिलते हैं। उसके बाद ऑब्स्टैकल इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी,
तो हमें एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट देखने को मिलती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें। एट टाइम रीजनल इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट नेशनल फॉरेन पॉलिसी गोल्स क्रिएटिंग हर्डल्स इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एंड नेशन लेवल डिसीजन। तो जो एट प्रेजेंट की बात करें, जो एट अ टाइम, अभी के टाइम की बात करें, तो उस समय क्या होता है कि रीजनल इंटरेस्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है नेशनल फॉरेन पॉलिसी गोल्स को। मतलब अगर हमारे जो कंट्री के फॉरेन गोल्स है और जो रीजन के जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कभी भी सेम नहीं होते। जो रीजन के लोग हैं वो कुछ और चाहते हैं और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो कुछ और चाहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक हर्डल्स, एक रुकावट देखने को मिलती है अगर हम डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात करें या डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, थ्रेट टू द सॉवरेनिटी एंड द राइट्स ऑफ सक्सेशनिज्म। अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक देश की जो इंडिपेंडेंट पावर होती है, जो उसको इस चीज़ को अलाउ करती है कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो अपने डिसीजंस खुद खुद ले सकता है। तो ये सॉवरेनिटी जो है एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हो। एक्सट्रीम एंड पैरोकियल रीजनलिज्म कैन लेड टू द डिमांड ऑफ फॉर सेपरेशन। अगर जो रीजनलिज्म है वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिमांड्स इमर्ज होती हुई देखने को मिलती हैं सेपरेशन की, कि हमें सेपरेट कंट्री बना दिया जाए। द खालिस्तानी मूवमेंट इन पंजाब इज अ स्ट्राइक एग्जांपल वेयर स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी लेड टू द सेपरेट मूवमेंट। जो खालिस्तानी मूवमेंट्स पंजाब के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो वो एक एग्जांपल देखी जा सकती है कि उसके अंदर क्या डिमांड किया गया कि हमें एक अलग ही देश बना दिया जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो ये भी रीजनलिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंटरस्टेट हॉस्टिलिटी एंड एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंटी इंटरस्टेट हॉस्टिलिटी और एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करें। जैसे रीजनलिज्म ऑफ्टन रिजल्ट इन टेंशन बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, कि रीजनलिज्म की वजह से क्या होता है कि हमें टेंशन्स देखने को मिलती हैं दो स्टेटों के बीच में। फॉर इंस्टेंस इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र रीजनल पार्टीज हैव अपोज द सेंटिमेंट ऑफ नॉन लोकल्स स्पेशली फॉर जॉब्स एंड प्रमोटिंग द सन ऑफ सॉइल आइडिया। तो ये भी नेगेटिव, जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रोइंग नेशनलिज्म के अंदर एक पॉइंट था जिसके अंदर क्या हो रहा था कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे माइग्रेंट्स आए और महाराष्ट्र के अंदर की जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी जॉब्स हैं उनको छीने। तो वो जो लोग हैं वहाँ के महाराष्ट्र के वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक आइडिया जैसे सन ऑफ सॉइल आइडिया है, सन ऑफ द सॉइल, वो प्रमोट होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आप लोगों को अलो ही नहीं कर रहे हो, माइग्रेंट्स को आप अपनी स्टेट के अंदर अलो ही नहीं कर रहे हो। उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड वीकनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो क्या होता है कि रीजनलिज्म के बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स खेलने वाले पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि वोट बैंक को हासिल करती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेशनल की यूनिटी है, इन डाइवर्सिटी है, जहाँ जो नेशनल की सॉवरेनिटी है वो वीकन हो जाती है, मतलब थोड़ी कम मजबूत रहती है। पॉलिटिकल पार्टी समटाइम एक्सप्लॉइट रीजनल सेंटीमेंट फॉर इलेक्टोरल गेन्स विच डिपेंड डिवीजन एंड द वीकनेस ऑफ द नेशनल स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या होता है कि जो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं रीजन लेवल के ऊपर, वो क्या करती हैं कि रीजन सेंटीमेंट्स को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वोट बैंक को हासिल करने के लिए। जैसे मैं बात करूँ, एग्जांपल की बात करूँ, तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँ, तो मान लीजिए एक जम्मू के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनी है रीजनल बेसिस के ऊपर। तो वो लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी कि मैं आपके ही बीच से आई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, जब मैं आपके ही बीच से चुना हुआ एक लीडर हूँ, तो आप मुझे ही ज़्यादा वोट देना एज़ कम्पेयर टू किसी और लीडर को। तो इस तरह से लोगों के वोट बैंक को हासिल किया जाता है रीजनल बेसिस के ऊपर, या रीजनल लेवल पॉलिटिक्स खेल के। ठीक है, तो ये हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है रीजनलिज्म की वजह से। अब जो हमारा जो थर्ड डायमेंशन है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रोल को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हमें जो पहली पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है वो शिरोमणि अकाली दल, जो एक पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसका हम रोल देखेंगे कि किस तरह से इसका इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर रोल रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है और क्या इसका हमारा जो रीजनलिज्म के प्रति क्या झुकाव रहा है, उसको डिस्कस करेंगे।